हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कि आपके 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तांबे के यहाँ पे कोई कॉपर पाइराइड के अतिरिक्त कोई भी दो मुख्य आयस्कों अर्थात तांबे के दो मुख्य आयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है। अर्थात जो आपका तांबा होता है जिस आयस्क से प्राप्त किया जाता है उनके आपको दो नाम यहाँ पे लिखने होंगे। फिर यहाँ पे पूछा कि कॉपर पाइराइड से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों व समीकरणों द्वारा समझाना। अर्थात कॉपर को जो आप है कॉपर पाइराइड से कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें जो मुख्य मुख्य रिएक्शंस होते हैं उन हर एक पद को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वहीं पे सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फेन प्लोन विधि पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तांबे के विषय में जो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिया गया था कि तांबे का मुख्य आयस्क जो होता है कॉपर पाइराइड होता है, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2 होता है, H2 होता है। और कॉपर पाइराइड के अतिरिक्त कॉपर के दो मुख्य प्रमुख जो होते हैं ग्लांस होते हैं, जैसे कि Cu2S होता है तथा कॉपर क्यूप्रस Cu2O होता है। कॉपर के निष्कासन की अगर बात किया जाए तो कॉपर का निष्कासन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है। कॉपर पाइराइड कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। देखो कॉपर की जब हम प्राप्त करते हैं कॉपर को तो मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, और जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर और पाइराइड, इससे प्राप्त करते हैं। कॉपर पाइराइड से कॉपर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से पीट कर दलित द्वारा स्टैंप मिल के प्रयोग से एक महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त किया जाता है। अर्थात जब कॉपर प्राप्त करना है आपको कॉपर पाइराइड से तो पहले इसके बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है, फिर मिल के अंदर भेज के उसके बहुत ही उसका पाउडर बना लिया जाता है, अर्थात छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है अयस्क का सांद्रण, जिसको हम फेन प्लोन विधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा गया कि फेन प्लोन विधि क्या होती है। देखो फेन प्लोन विधि के अंदर हम लोग करते क्या है एक्चुअल में, अगर हम यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझने की बात करें, क्योंकि डायग्राम से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पे डायग्राम को बनाने में समय हमारा ना ज्यादा लगे, इसलिए मैंने इसको डायग्राम को डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया है। डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार से एक चैम्बर होता है जिसके अंदर यहाँ से वायु को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पे कुछ पदार्थ होता है, तो यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे क्या है फेना बनता रहता है, इधर कुछ यहाँ पे निकालने के लिए होता है। फेन प्लोन विधि से कहते हैं। इसमें क्या है अयस्क को मिलाया जाता है, जल को मिलाया जाता है, चीड़ का तेल मिलाया जाता है, और अशुद्धियां जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं आपकी। और जो आपका अयस्क में मेन इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं वो फेनों के रूप में आ जाते हैं, जिनको हम एक तरफ एकत्र करके उनको क्या कर लेते हैं सुखा लेते हैं, फिर से फोड़ के उस पर फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में समझ लें कैसे लिखा जाएगा। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लोन विधि द्वारा किया जाता है। बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर ध्रुव की सतह पर फेन अर्थात झाग में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां जल से भीगकर टैंक के पेंदे में बैठ जाती हैं, जो सांद्रित अयस्क को अलग कर देती है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पदार्थ था जैसे कि कॉपर, वो जो एक फेना अर्थात बुज्जों के रूप में बन के ऊपर आ जाता है, और जो भी अशुद्धियां होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट यहाँ पे बनता है, इस पार्ट को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पे ये आपका अशुद्धि के रूप में नीचे बैठ जाता है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसमें और भी स्टेप क्या है, जैसे कि सांद्रित अयस्क का भर्जन। अभी तक हमने जो वहां पे फेन प्लोन विधि में आगे बात किया था, तो जो फेना बनता है उसको आपको सुखा लेना, फिर से फोड़ना है। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होते हैं सांद्रित अयस्क का भर्जन। भर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो कि आप देख सकते हैं परावर्तनीय भट्ठी के अंदर किया जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीटेड पूछा जा चुका है कि परावर्तनीय भट्ठी क्या होती है, इसके ऊपर आपको डिटेल से लिखना होता है। तो परावर्तनीय भट्ठी को पहले यहाँ समझ लेते हैं। इसमें भट्ठी क्या होती है, इस प्रकार से कंक्रीट की दीवारें होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, कंक्रीट की यहाँ पे दीवारें होती हैं। इसमें यहाँ पे जो होता है ये चूल्हा आपका होता है, यहाँ पे इसको चूल्हे को जलाया जाता है। और यहाँ पे जो आपका ये ईंधन होता है, यहाँ से ईंधन को जला के ईंधन से यहाँ से क्या होता है, इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है ये हीट यहाँ से हीट जो होती है इसके अंदर जाती रहती है। और यहाँ पे ये आपका जो होता है ये अयस्क रखा जाता है, इसे हम चूल्हा कहते हैं। ये अयस्क यहाँ पे रखा होता है और इधर से बहुत ही गर्म गर्म यहाँ से पूरा कप टेम्परेचर हो जाता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर जो भी यहाँ पे इसके अंदर नमी वगैरह उपस्थित होती है वो क्या है, गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कैसे वर्क होता है। देखो, कॉपर पाइराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनीय भट्ठी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी के अपद्रव ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। तो यहां तक तो समझ लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे कि रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि अगर यहाँ पे कोई भी सल्फर होगा, क्या होगा, यहाँ पे अगर जो भी कोई सल्फर होगा तो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके आपका क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा गैस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। वहीं पे अगर कोई भी आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है, AH2O3 बनाता है, और ये भी क्या है, गैस के रूप में बाहर यहाँ से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको 3 लेना पड़ेगा, तो ये संतुलित रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें इसी में, अगर लिखने की आपको क्या क्या चीज यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आप देखें कॉपर पाइराइट का जो आपका एक यहाँ पे होता है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो कॉपर पाइराइट के ऑक्सीकृत होकर सल्फर अर्थात Cu2S बनाता है, फिर सल्फाइड बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये आपस में रिएक्शन करके कुछ चीजें बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कॉपर जो हमारा यहाँ पे था, ये सभी करके रिएक्शन था, जो CuFeS2 ये था हमारा कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट क्या होता है, यहाँ पे टूट जाता है, Cu2S में टूट जाता है और FeS में टूट जाता है, प्लस SO2 गैस यहाँ पे क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से यहाँ से आप इस चीज को भी समझ सकते हैं, तो ये काम हो जाता है। अब इसी में थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो कॉपर यहाँ पे है क्या है, कॉपर पाइराइट क्या है आपका, यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड के बन जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो सभी चीजें यहाँ पे बनती हैं, कॉपर सल्फेट, सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे आयरन सल्फाइड बना था, कॉपर सल्फाइड, वो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, देखो Cu2S जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका बनाता है Cu2O बना लेता है, प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी प्रकार से जो आपका आयरन सल्फाइड है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, FeO प्लस का SO2 बना लेता है। यहाँ पे संतुलन की बात करें तो यहाँ पे 2 रहेगा कॉपर, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 रहेगी, ये 2 पार्ट रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, आयरन भी यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। और संतुलित करना तो मैंने डिटेल से भी सिखा दिया है। तो यहाँ तक तो ये सारी चीजें हो जाती है जो कि परावर्तनीय भट्ठी के अंदर होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा दूसरे टॉप पॉइंट पे इसी में बात करते हैं, जो कि भर्जित आयत का प्रगलन। प्रगलन भी काफी बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा चुका है कि प्रगलन होता क्या है। तो प्रगलन की बात किया तो भर्जित अयस्क का प्रगलन अर्थात स्मेल्टिंग ऑफ द रोस्टेड ओर। तो भर्जित अयस्क को रेत तथा कोक में मिलाकर उच्च ताप पर वात्या भट्ठी में पिघलाया जाता है। रेत में SiO2 अधिकता में तथा कोक में कार्बन होता है। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। अर्थात प्रगलन जब भी कहा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च ताप पर आपको वात्या भट्टी के अंदर रेत के साथ में और कोक के साथ में आपको अपना अयस्क मिलाना है। जब यहाँ पे गर्म करते हैं तो कार्बन में बहुत ही ज्यादा कोक में अर्थात कार्बन होता है, तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। और कॉपर पाइराइट के भर्जित अयस्क के प्रगलन के स्वरूप इसमें Cu2S और FeS अर्थात निम्न प्रकार से बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब क्यूप्रस की रिएक्शन को कुछ होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Cu2 जो होता है आपका O के साथ में रिएक्शन करके FeS तो क्या बना लेगा, Cu2S बना लेता है, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, FeO बना लेता है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें कि क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से क्रिया करके क्यूप्रस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे दूसरे प्रकार की रिएक्शन ये भी हो सकती है कि 2FeSO प्लस का O2 रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा 2FeO बना लेगा प्लस का 2 सल्फर डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ पे फेरस जो होता है आपका वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता था, फेरस सल्फाइड से यहाँ से ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ तक तो हमारे हो जाता था फेरस सल्फाइड की पर्याप्त हो जाती है। अब यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त FeO जो हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है, ये FeO प्रयुक्त गालक SiO2 के साथ में क्रिया करता है, अर्थात FeO जो होता है SiO2 अर्थात FeO प्लस SiO2 के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना लेता है FeSiO3 बनाता है, जो कि नीचे बैठ जाता है। और यहाँ पे अब आपका ये भी बैठ गया, तो यहाँ पे आपका केवल क्या बचेगा कॉपर सल्फाइड वाला बच जाता है, अर्थात कॉपर यहाँ पे ऑक्साइड बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण जिसे द्रवित मैट कहते हैं भट्टी के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं और मैट के ऊपर गलित धातुमल की परत जमा हो जाती है, जिसे मैट को निकाल लेते हैं, जहां से हम कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, जो किसी क्वेश्चन में पूछा था कि बेसेमरीकरण क्या कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि प्रगलन से प्राप्त गलित मैट को, जो कि अभी ने वात्या भट्टी के अंदर जो प्रगलन किया था, वहां से आपको क्या करना, उस मैट को लाके और थोड़ी कार्टर सिलिका मिलाकर एक बेसेमर परिवर्तक में भर दिया जाता है और उसमें वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। गलित मैट क्या होता है यहाँ पे, और कार्टज के मिश्रण में वायु का झोंका प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया हो जाती है। तो क्या अभिक्रिया होती है वो आपको यहाँ समझना है। जैसे कि मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड होता है, क्या होता है हम सभी जानते हैं कि मैट के अंदर जो होता है क्या होता है, फेरस सल्फाइड उपस्थित होता है। यहाँ पे मैट में फेरस सल्फाइड जो होता है आपका क्या करता है, इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ में, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, अर्थात फेरस सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपका क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, प्लस का क्या बनता है SO2 बनता है, जो कि ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीपल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फिर क्या होता है, जब फेरस ऑक्साइड जो बनता है यहाँ पे, अब फेरस ऑक्साइड क्या करेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फेरस ऑक्साइड जो यहाँ पे आपका बना है, ये क्या करने वाला है कि आप सिलिका से संयोग करके आयरन सिलिकेट बना लेगा, अर्थात यहाँ पे आपका क्या होगा FeO प्लस का SiO2 साथ में रिएक्शन करके क्या बनेंगे FiSiO2 बनेगा, जो कि धातुमल जो कि नीचे जमीन पे या तली में बैठ जाएगा। इसका फिर यहाँ पे क्या होने वाला है वो भी समझते हैं कि यहाँ पे जो अवशोषित अर्थात तो अप्रयुक्त तो सिलिका जो बच जाती है, सिलिका को अवशोषित कर लेता है, अर्थात तो यहाँ पे सिलिका जो बचती वो सिलिका क्या होती है, जो हमारे यहाँ पे सिलिका अर्थात यहाँ पे जो सिलिका बच जाती है वो SiO2 वो ऑक्सीजन के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड था SiO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं, वो भी क्या धातुमल के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे एक बचता है पॉइंट की क्यूप्रस सल्फाइड का, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, यह पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार तांबा बनाता है, जो कि यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप रिएक्शन समझ सकते हैं कि जब क्या होगा, आपका जो कॉपर होगा, क्या होगा कॉपर, यहाँ पे जो आपका बना क्यूप्रस सल्फाइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे Cu2O प्लस का आपका क्या बनाएगा SO2 बनाएगा। यहाँ पे आपको रिएक्शन संतुलित की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 से। इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड होता है वो क्यूप्रस सल्फाइड से पुनः रिएक्शन करके यहाँ पे क्या 6Cu बना लेता है, जो कि यहाँ पे फफोलेदार आपका यहाँ पे कॉपर होता है और यहाँ पे SO2 बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपर प्राप्त होता है। इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप फॉलो किए हैं जब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक हमने जो कॉपर प्राप्त किया था वो फफोलेदार कॉपर प्राप्त किया, तो यहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं शुद्ध, इसके लिए यहाँ पे आप समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में अशुद्ध जो आपका तांबे की प्लेटों को एनोडक द्वारा, अर्थात इसके लिए एक डायग्राम भी यहाँ पे हम ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि शुद्ध कॉपर की यहाँ पे कुछ प्लेट होती हैं
और यहाँ पे कुछ जो होती है अशुद्ध कॉपर की प्लेट अर्थात शुद्ध कॉपर की प्लेट और अशुद्ध कॉपर की प्लेटों को यहाँ पे जो अशुद्ध एनोड अर्थात यहाँ पे एक जो है काप इसके अंदर लटका दिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस विधि में अशुद्ध तांबे की प्लेट को एनोड का कार्य करती हैं और कैथोड शुद्ध कॉपर की प्लेटें होती हैं, जो कि चित्र में देख सकते हैं। तो विद्युत अपघटन द्वारा कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड के नीचे कुछ अशुद्धियां जिनमें सिल्वर गोल्ड आदि धातुएं होती हैं जमा हो जाती है, इन्हें एनोड मध्य भी कहते हैं। शेष अशुद्धियां घोल में सल्फेट के रूप में आ जाती हैं, जैसे निकेल आयरन जिंक आदि। तो विद्युत अपघटन में 1.3 वोल्ट का विभवांतर प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा शोधन कॉपर लगभग 99.96 बहुत ही ज्यादा शुद्ध पर होता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि कैसे फफोलेदार कॉपर से आप कॉपर शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 3rd नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया कॉपर पर सांद्र H2SO4 तथा HNO3 की अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। क्या होंगे ये 2014 और 15 के अंदर पूछा गया है। या क्या होता है जब कॉपर को सांद्र गंधक के अम्ल मिलाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या होगा कि जब सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है कॉपर सल्फेट तो वह कॉपर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अर्थात जब कॉपर हमारे पास जो हो जाएगा, कॉपर को अगर हम क्या करते हैं H2SO4 ले लेते हैं, क्या करते हैं H2SO4 ले लेंगे, यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा कॉपर सल्फेट बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और यहाँ पे आपका क्या होता है कुछ वाटर बन जाता है। संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये यहाँ पे गैस के रूप में निकल जाती है। तो ये आपकी कंप्लीट यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। वहीं पे दूसरी रिएक्शन पूछा गया कि HNO3 के साथ में तो क्या होती है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपर को लेते हैं, कॉपर को जब HNO3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है, प्लस का यहाँ पे क्या होता है NO2 गैस निकलती है और या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे क्या है आपका H2O भी बन जाता है। संतुलन की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पानी के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपकी रिएक्शन क्या है संतुलित हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात तथा लोहे की मिश्र धातु का नहीं। अर्थात जब गर्म जल की जहां पे बातें होती है तो वहां पे आप देखा होगा कि उसमें जो टैंक हम लोग बनाते हो तांबे का बनाते हैं परंतु इस्पात तथा लोहे की मिश्र धातु का नहीं बनाते। इसका कारण क्या होता है, तो कारण बहुत ही आसान है कि जब गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा गर्म जल अर्थात जो तांबा होता है वो गर्म जल अथवा भाप से अपक्रिया नहीं करता। जो हमारा तांबा होता है वो चाहे गर्म जल हो या भाप उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि इस्पात गर्म जल तथा भाप से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कि मान लो आपने आयरन का अगर यहाँ पे टैंक बना लेंगे तो आयरन जब गर्म पानी उसमें जाएगा तो ये क्या करेगा पानी के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना लेगा आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe3O4 और यहाँ पे क्या कुछ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। संतुलन की बात किया तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 आपका संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कॉपर क्या यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो है गर्म पानी या भाप के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, जबकि आयरन रिएक्शन करके यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना लेता है। वहीं पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए, अर्थात संक्षारण क्या होता है इसके विषय में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 2019-23 के अंदर भी पूछा गया। या संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो देखो संक्षारण क्या होता है, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। अर्थात जब नम वायु की उपस्थिति में अगर कोई भी धातु आती है तो वायु के साथ कुछ रिएक्शन करके वहां पे उसका या उसके सतह पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम संक्षारण या कहते हैं। या एक आक्सीकार प्रक्रम है जिसमें लोहे पर, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसा पर हरी परत का निर्माण होना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे की संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश लेपन करके, लोहे की वस्तुओं पर परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडियम लेपन, अर्थात बहुत सारे कार्य हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे घरों में
या लगभग हर एक घरों के अंदर बैटरी पाई जाती है, जो कि हम सोलर पैनल से चार्ज करते हैं या इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सपोज करो आपके पास यहाँ पे बैटरी है। इस बैटरी में एक यहाँ पे आपका एक टर्मिनल होगा जिसको हम प्लस के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे दूसरा एक टर्मिनल होता है जिसको हम माइनस के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कुछ समय पर यहाँ जो आप वायर इसके साथ टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं, चाहे कॉपर का या एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पे आप देखेंगे सफ़ेद कलर का, या अगर आप वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो सफ़ेद कलर का, अगर कॉपर यूज करते हैं तो वहाँ पे नीले कलर का आपको एक पेस्ट टाइप से लगा हुआ दिखाई देता है। जिससे क्या है, आपकी ये प्लेट के जो होते हैं ये खराब होते रहते हैं और यहाँ पे आपका वायर खराब होता है, जिस कारण से आपके जो इन्वर्टर को या आपने जो भी आपने बैटरी से आपने चीज़ों को जोड़ा होता है उनको वोल्टेज बहुत ही कम मिलता है या थोड़ा सा कम मात्रा में मिलता है, जिनसे आपका बैकअप कम हो जाता है। इसको अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो वैसलीन आती है या कोई भी आपका ग्रीस हो सकता है, उसको यहाँ पे आपको लगा देना है लुब्रिकेंट इसके ऊपर, वायर के ऊपर यहाँ पर। जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा और यहाँ पे आपका ना ही वायर खराब होगा और बैटरी बैकअप आपका अच्छा देगा। तो यहाँ तक तो चीज़ों को हमने डिटेल से समझ लिया है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।